प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी पार्ट 1 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म की, और उस पर लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब वो लाइक करंट है तो उनमें अट्रैक्शन होता है, अगर अनलाइक करंट है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन करंट है, रिपल्शन होता है। उस पर हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारा एक पार्ट मैग्नेटिज्म कैसा होगा, जरा देखते हैं इसको पार्ट 2 में। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसके हिसाब से ले रहे हैं क्वेश्चन। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके पैरेलल में रख दिया एक लूप जिसकी डायमेंशन दे रखी है, कैसे केवल एक लेंथ एल दिखा रखी है, लेकिन आप देख सकते हो इस लूप के नियर डिस्टेंस दे रखी ए वायर से और फार डिस्टेंस दे रखी बी, तो अपने आप ये क्या बन गई बी माइनस ए, तो विड्थ बन गई बी माइनस ए और लेंथ हो गई एल। लूप हो गया रेक्टेंगुलर आयताकार। अब देखना पहला क्वेश्चन फोर्स क्या होगा, तो आपका जवाब है, सब क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड हैं, ये लाइक नेचर अट्रैक्शन, ये अनलाइक नेचर रिपल्शन। लेकिन देख सकते डिस्टेंस ए है, यहाँ बी है, और बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस कम होगी तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ फील्ड ज़्यादा है, यहाँ फील्ड कम है, इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है अट्रैक्शन से डिसाइड होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू रिपल्शन से क्या होगी, ज़्यादा। इस जगह फील्ड ए के हिसाब से ज़्यादा है। तो ये तो हो गया कि कुल मिला के फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द वायर अट्रैक्शन नेचर का। अब उसका पूछ ले कि वैल्यू कितनी होगी, तो नो डाउट यहाँ पे फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इन दो को देखें तो आप देख सकते हो ग्रीन के हिसाब से हर ऊपर और नीचे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल फोर्स डिसाइड करेगा दो पैरेलल साइड से, जिसमें एक में तो करंट है सेम डायरेक्शन में और एक में ऑपोजिट, इसलिए नेट फोर्स कुल मिला के अट्रैक्शन होगा। हम इस पे निकालें एल लेंथ के लिए, इस पे निकालें एल लेंथ के लिए और माइनस कर दें तो हमारा जवाब ये आ जाता है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, अब इसको देखना है इसको आगे यूज कैसे करेंगे, कि अगर फोर्स पूछ ले तो वो फोर्स आपका चार ऑप्शन में फटाफट कैसे नजर आएगा, जरा देखना। ये हमारा हो गया म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, लेंथ हमको एल मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन एक में डिस्टेंस ए और एक में डिस्टेंस कितनी बी, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन, माइनस साइन आ गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब डायमेंशन को देखना केवल, ये यहाँ पे ए बी आएगा, एलसीएम बी माइनस ए बन जाएगा, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये यहाँ पर, तो ये मीटर मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर 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 स्क्वायर। कुल मिलाकर ये पूरा पैरामीटर एल बी माइनस ए अपॉन ए बी ये मीटर से फ्री हो गया, ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर। तो आपके अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी हम आगे देखेंगे, तो चारों ऑप्शन में देखो जिसमें आपकी ये चीज मीटर या मीटर स्क्वायर से फ्री है, कुल मिलाकर वही आपका आंसर हो जाएगा। और कोई डिस्टेंस देखनी होगी तो अपन आराम से सब्ट्रैक्ट कर देख लेंगे कि उसका मल्टीपल क्या होगा। तो इसको इंपॉर्टेंट करना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा देखना। इसके बाद टॉर्क, टॉर्क हो या फोर्स हो, खुद का खुद पे कभी ना फोर्स लगता है ना कभी खुद का खुद पे टॉर्क लगता है। यहाँ भी इस पे फोर्स इस वायर के फील्ड से लगा है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड जो कि एक्सटर्नल है उसमें हम किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को रख दें। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है, हम शुरू से पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही हम किसी भी जगह करंट कैरिंग वायर को लूप बना देंगे या कोई लूप ले लेंगे, करंट कैरिंग लूप रख लेंगे, तो उसका हमेशा होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप बताते हो, याद आ रहा होगा पिक्चर देख के, लूप है तो आई है और कॉइल है तो एन आई है। जो भी इसका शेप है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, क्या है, उसके साथ एरिया जानते हो, तैयार कर सकते हो। और जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन वही एम की होती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव फील्ड, जो भी लूप का प्लेन उसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। जो डायरेक्शन इसकी होगी, अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी उसके साथ से क्लॉकवाइज, अगर ये इनसाइड क्रॉस तो ये भी क्रॉस इनसाइड। अब आ जाओ, अगर हम पूछें टॉर्क के हिसाब से क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनता है। वो सीधा आपका शुरू से जो टॉपिक चल रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जब भी उसको एक सर्कल लूप में कन्वर्ट कर दोगे, जहां पे लूप है तो n इक्वल टू 1, लेकिन कॉइल में कन्वर्ट करोगे तो n है कुछ। और यहीं से आती बात, उसे कितने टन की कॉइल बनाए कि उसका सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम हो, कितने टन का कॉइल बनाए या उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो। तो ये जवाब सीधा चल रहा है n इंटू 2 पाई आर, टोटल n किसके बराबर l, लेकिन वो कॉन्स्टेंट है 2 पाई फैक्टर, तो एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n या n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा सब हम कर लेंगे। ये बात मैग्नेटिक फील्ड की चल रही है, इससे कई बार आ सकता है क्वेश्चन, 1 टन की बनाई बाद में 2 टन की बनाई उसी लेंथ से, तो दिख जाएगा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया। अगर रेडियस बोले r की जगह 2r तो दिख जाएगा वो पहले का 1/4 हो गया। ऐसे हम मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप देख सकते हो कि हम इसको कितने टन का बनाए इस कॉइल को, ताकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो। और जब मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम तो उसी बाहर के फील्ड में टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। काफी अच्छा क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ध्यान सुनना। एन को मिनिमम करो तो एम क्या होगा, मैक्सिमम। एन मिनिमम क्या हो सकता है 1, तो अपने आप एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब एम मैक्सिमम
तो किसी बाहर के फील्ड में टॉर्क भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हाई लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब मान लीजिए टॉर्क लग गया, टॉर्क के बाद हमको किसी भी एंगल से घुमाना है, तो मान लीजिए θ1 से θ2, पिक्चर दिखी हुई नजर आ रही हुई, 0 से थीटा कर दो तो cos 0 cos थीटा, ये बन गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस एम डॉट बी। केवल रिकॉल कर रहे हैं ताकि फटाफट बाद में हमसे क्वेश्चन हो। अब मान लो कोई आपने घुमा के इससे रख दिया, वापस से मैग्नेट उसको वापस से अलाइन करना चाहेगा, लेकिन आप चाहते हो इसको वहीं पे रोकना है, उसी पे इसको उस जगह रोकना है, तो आपको बाहर से टॉर्क लगाना होगा। वो टॉर्क क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन पूछ लें उस वर्क के फॉर्म में जो आपने पहले किया है, तो दोनों फॉर्मूला आपके सामने, ये वर्क का फॉर्मूला है और ये टॉर्क का फॉर्मूला है। कोई भी एंगल कभी दे सकते हैं 30, कभी 60, कभी कुछ, कभी 45, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो कि बस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये टॉर्क उस डब्ल्यू ग्रुप में क्या होगा, तो अपन यहाँ तैयार कर ले मसाला, ताकि ये अपनी स्मार्टनेस है क्या कि हमें टाइम सेव हो जाएगा। मैंने ऊपर टॉर्क लिखा एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, नीचे डब्ल्यू को लिखा किसी थीटा के लिए एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लगा रहा हूँ बस मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री, साइन को लिख दिया साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का ऊपर से गया साइन थीटा बाई 2, नीचे रह गया साइन थीटा बाई 2, ऊपर कॉस थीटा बाई 2, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये बन गया टॉर्क रिक्वायर्ड उसी थीटा पे रोकने के लिए जिसके लिए आपने पहले डब्ल्यू वर्क किया था, वो होगा टॉर्क अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमटीआर, क्योंकि इस बार आपका ऐसा क्वेश्चन मुझे आपके एग्जाम में 5 मई को दिख रहा है। टॉर्क जो हमको बाहर से लगाना है काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने पहले घुमाने के लिए इसको 0 से थीटा जो घुमाया था वो वर्क कितना है, अब उसी पे उसको रोकना है, तो टॉर्क कितना होगा, तो डब्ल्यू के फॉर्म में आपको जवाब देना होगा। जो थीटा ध्यान से रखना, थीटा 60 है बाई 2 30, कॉट 30 tan 60 का बराबर, tan 60 क्या होता है, √3 आ जाएगा। कभी बोल देंगे आपसे जो बोला जाए वो एंगल रख दीजिए, 90 बाई 2 कॉट 45 क्या होता है, tan 45 1, कॉट भी कितना 1, यानी कि 1 हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। लास्ट में छोटा सा आपका टॉपिक मैग्नेटिज्म, जिसमें 3 खास बात होती है, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, डाई, पैरा और फेरो। डाई मटेरियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोज करता है, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर जाएगा। पैरा इसका उल्टा होता है, उसी फील्ड से थोड़ा अट्रैक्ट होता है, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड थोड़ा सा हल्का सा अपना इफेक्ट दिखाएगा। और फेरो क्या है, थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में स्ट्रॉन्गर फील्ड के हिसाब से जो भी बाहर से फील्ड लगाया है हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड पर ज़्यादा जाएगा। तो डाई जाएगा स्ट्रॉन्गर से वीकर पर, और बाकी पैरा और फेरो जाएंगे हमेशा वीकर से स्ट्रॉन्गर साइड पर। थोड़ा सा इसका लिटिल नेचर है, इसका एक्सेस में नेचर है। अब इसमें कुछ आपके सीक्वेंस में चीज़ें हैं जो आपके कई बार ध्यान आ रहा होगा। हम क्या क्या बोलते हैं उसमें, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट बच्चों, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इंड्यूस कंसेप्ट है, और ये कौन है जो मैग्नेटाइज करना चाहता है। एक आपका आई है, एक आपका एच है। हम आई को कैसे लिखते हैं, दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एम एस क्या है, आई अपॉन एच। इधर आपका चाहो तो इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो म्यू0 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नीचे वाला सोर्स से ऊपर वाला इंड्यूस है, तो ऐसे यहाँ पर आपके लिए B0 क्या हो जाएगा, इंडक्शन किसमें, जो सोर्स का है, और ये इंड्यूस इंडक्शन। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन अपन आराम से एक्सएम को निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये अपना एक सीधा सा स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आता है, μr इज इक्वल टू 1 प्लस XM। और वहाँ पे जो XM है ससेप्टिबिलिटी, वो हमेशा जो भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट टाइम इसका ग्राफ का क्वेश्चन आया था, टी में खींच रहे हैं XM टी में, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला, और 1/t XM में खींचता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान से करना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करें। और इस आपका फेरो का सबसे अच्छा एक ग्राफ हिस्टैरिसीस लूप, जो कि हमको मालूम है हमारे डिसाइड करता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो हमें क्या बनाना उसको, इसका मतलब एरिया ज़्यादा है इसका, तो उसको डीमैग्नेटाइज करने में दिक्कत आएगी, यानी ऐसा मेटेरियल बनेगा कैसा, स्ट्रॉन्ग परमानेंट नेचर का मैग्नेट। और जहाँ पे एरिया कम है इसका उसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसका मतलब उसमें रेसिडुअल बहुत कम रहता है, कॉर्सिविटी कम होती है, एरिया कम होता है, तो इजीली वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, तो वो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, ये हमारा खजाना तैयार हो गया, मसाला तैयार हो गया। अब देखते हैं फटाफट कैसे चुटकी बजा के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप यहाँ आई जे है, इसका मतलब एंगल है कुछ, और जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे पार्टिकल एंटर करेगा, आपको मालूम है पाथ कैसा होगा, हेलिकल। नेक्स्ट,
bar magnet hangs by thin cotton thread in uniform horizontal magnetic field in a equilibrium state. ठीक है, the energy required to rotate by this. आ गया वर्क डन, आ गया टॉर्क, ध्यान करो भी खटाक से बनाया था, टॉर्क अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। क्यों ज़्यादा हम सॉल्व करें, थीटा कितना है 60, कॉट 30, कॉट 30 क्या होता है tan 60, और tan 60 मतलब √3, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू √3W। नेक्स्ट स्क्वायर लूप ABCD डायग्राम देखते मुस्कुराइए भाई, और मैंने जो कहा था उसको देखिए, L है, L/2 है, L है, जोड़ेंगे तो L/2 1 है और L/2 प्लस L 3L/2। इसका मतलब सबसे पहले तो ऊपर नीचे कहीं डायमेंशन के हिसाब से मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ है नहीं होगा आंसर, यहाँ है नहीं होगा, अब इन दोनों में से रह गया जवाब। लेकिन देख रहे जब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, यानी 3 पिक्चर्स फ्री नहीं होगा, तो मेरा आंसर ये हो गया। बाकी मेरे को मालूम है कैसे करना है, टाइम सेव करना है, यही तो स्मार्टनेस लानी बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम सेव करना है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट दिख रहा है पॉइंट P और Q, OP मान लो R1, OP OQ R1 दोनों के आप फील्ड को बराबर बता रहे हो। अब आपको मालूम है इसमें आता है 2m, इसमें आता है m, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2m अपॉन OPQ इज इक्वल टू m अपॉन OQQ, और OP अपॉन OQ आपको निकालना है 2m अपॉन m, यानी OP अपॉन OQ इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 हो गया। ध्यान से, थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि ये क्यूब रूट है ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान से देखा। नेक्स्ट, अ बार मैग्नेट हैज कोर्सिविटी, वही आ गया वर्ड हिस्टोरिस वाला। इसका मतलब क्या है, इसमें ये इतना फील्ड है, अगर इसको हमको डीमैग्नेटाइज करना है तो इतनी हमको इंटेंसिटी ऑफ देनी होगी मैग्नेटाइजेशन, यानी H इज इक्वल टू NI। अब आगे चलें, इट इज डिजायर टू, इस वर्ड में छुपा था इसलिए यहाँ क्या देखो, इट डिजायर टू डीमैग्नेटाइज बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड सोलोनाइड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 60 टर्न्स। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बस उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। तो करंट शुड बी, तो यहाँ से आप बोल दोगे I इज इक्वल टू H अपॉन N, और N को लिख दिया N/L, ऊपर चला गया। H की वैल्यू हो गई 4 × 10 की पावर 3, L कितना है 12 × 10 की पावर -2 अपॉन N कितना है 60। तो ये आपका हो गया 12 × 60, ऊपर हो गया 40, नहीं हाँ 40, और नीचे हो गया 5, यानी कि 8 एम्पियर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इट दिस वन, ओके देन इट्स वैल्यू एट दिस वन। सीधी सी बात है, XM इज प्रोपोर्शनल टू 1/T हम लेके चलते हैं, हमें मालूम है इस पे इतना है, इस पर कितना होगा, तो उल्टा कर दीजिए, टेम्परेचर इसका ऊपर वाला आ जाएगा, 273 जोड़ो इसके अंदर, ये हो गया 150, इसमें जो 273, ये हो गया 100, केल्विन में कन्वर्ट करना बच्चों, भूल मत जाना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर तो हो गया आपका 150, नीचे हो गया 100, ये वैल्यू आपके पास थी शुरू वाली 0.00060, और ये आपकी निकालनी सपोज एक्स डैश। कुल मिलाकर ये लो 15 × 90, ये आना चाहिए, 90 आना चाहिए यार, बाकी सॉल्व करते रहेंगे। खत्म, 15 × 90। इफ द BH कर्व ऑफ टू सैंपल, बस जैसे ही इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आ जाओ यहाँ पे ज़्यादा कॉर्सिविटी, इट विल यूज ए यानी कि परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक बनाने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। बोथ P and Q, नो, P suitable making permanent, okay, Q for making this one, P suitable making उल्टा हो गया, both P, इसका मतलब this one,
स्टैंडर्ड आपके कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चन है, बस अब टाइम सेव करना, आपका स्मार्टनेस वो आना जरूरी है। हिंदी इसकी नेक्स्ट 8th, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट स्प्लिट इन टू पार्ट्स। जैसे आप इसको करंट को यहाँ पे डिवाइड करोगे आपको याद आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, एवरग्रीन क्वेश्चन नाम दे सकते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन। ये जो भी करंट यहाँ पे डिवाइड होगी, कुछ भी एंगल हो, हमेशा सेंटर पर फील्ड कितना होता है, 0। आपको मालूम है कारण इसका क्या है, ये दो ब्रांच आपस में पैरेलल हो जाती है, तो पहले PD सेम, उसके बाद IR कांस्टेंट हो जाता है, फिर I इंटू लेंथ के हिसाब से कांस्टेंट आर्क लेंथ, फिर I इंटू थीटा कांस्टेंट हो जाता है। और आपको मालूम μ0I थीटा अपॉन 4πr, ये जो शुरू में अपना आर्क वाला फॉर्मूला होता है, जितना ये आर्क प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर फील्ड अंदर की ओर, उतना ये करेगा बाहर की ओर। कुल मिलाकर ये I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2 है, ये I1 L1 इक्वल टू I2 L2 है, ये I1 R1 इक्वल टू I2 R2 है। पहला वाला PD सेम, दूसरा वाला लेंथ के हिसाब से, इसकी लेंथ अगर L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और इसका अगर एंगल θ1 है तो इसका एंगल θ2 है। कितना भी कुछ कर दीजिए आप, यहाँ पे 37 दिखा दो, बाकी रिबनिंग दिखा दो, कैसे भी जोड़ दो, अगर ये दो पॉइंट्स आपके टर्मिनल के हिसाब से प्लस माइनस है, सदाबहार जवाब इसका क्या 0 है, बाकी सोचना ही नहीं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, given below are two statements, the magnetic field of circular current loop at very far away point on the axial varies as the, सीधी सी बात है, जब बहुत दूर चले जाएंगे तो हमको मालूम है इसका एक फेस होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, तो इट विल एक्ट एज ए डाइपोल, और डाइपोल का फील्ड बन जाता है प्रोपोर्शनल टू, अगर ये बोले तो 2m एक्सेस के हिसाब से r3, डिस्टेंस अगर हम इसको r बताएं, बिल्कुल सही है। वेयर इज डिस्टेंस like that of magnetic dipole, okay, the magnetic field due to magnetic dipole varies inversely with the square, square नहीं भाई, क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब, इसका ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 is true, other is false, 1 is correct, गलत, correct, both गलत, both गलत, 1 is correct। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी इसकी two statements, one is labeled as assertion, others labeled as reason, AR क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट था, यहाँ पे AR है, देखना पड़ेगा ध्यान से। पहले इसको आराम से, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक स्टेट दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0, बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा है। जब भी इसके हम फ्लक्स की बात करेंगे ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बात बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मिनिमम क्या होता है, डाइपोल। एक करंट कैरिंग लूप की बात करो तो एक फेस नॉर्थ, दूसरा साउथ, और एक मैग्नेट कितने टुकड़े कर दो तो भी उसके अंदर हमेशा जो भी टुकड़ा होगा डाइपोल होगा, मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट। इसको आराम से बताया, मैग्नेट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, नॉर्थ एंड साउथ पोल अकर्स इन पेयर्स अलोइंग वैनिशिंग नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इसका मतलब ये बन रहा है कारण, और ये इसको ला रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसी के बेस पे तो आपने बोला मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमेशा क्लोज सरफेस फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये बन रहा है रीजन और ये बन रहा है एजर्शन, एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखते हैं क्या है, ए इज फॉल्स, बात ही नहीं, दोनों ट्रू स्टेटमेंट, दोनों ट्रू है। अब ये देखना है कि एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरा जवाब जा रहा है बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज ये इलेक्ट्रॉन आ जाए नेगेटिव, ध्यान रखना ये माइनस साइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको डायरेक्शन क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे चार्ज का साइन प्रॉपर देना है, क्योंकि V क्रॉस B जो डायरेक्शन उसका वो बिल्कुल माइनस दे के उल्टा कर देगा, प्लस के को माइनस के कर देगा। और फिर जब न्यूमेरिकल हो तो वहाँ भी इसका ध्यान रखना। तो बस हल्का सा पेशेंस, कोई इसीलिए मिस्टेक न हो जाए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, दिख रहा है IJ XY प्लेन में, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेड ऑफ टाइम तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, IJ ये भी XY प्लेन में। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज F। देखो ये माइनस साइन भी आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले अपन आराम से, बोले इलेक्ट्रॉन है तो इसको प्रॉपर माइनस साइन दे दें, माइनस E V क्रॉस B करें। V क्रॉस B में I क्रॉस I 0 हो जाएगा, I क्रॉस J K 2 3 6 6 B 0 K कैप। अगेन J क्रॉस I माइनस K तो माइनस 5 B 0 K कैप, और J क्रॉस 0 हो गया। तो ये आपका हो गया, इधर फोर्स दे रखा आपको -5 K कैप न्यूटन,
बस अब केवल कंपेयर करके निकालना। इधर रह गया B0 K कैप, माइनस से माइनस गया, E से E गया, K कैप से K कैप गया, तो B0 की वैल्यू क्या आ गई 5। कितना सीधा है, बस पेशेंस से करना है 5। वापस बोल रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक बस वहीं होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज पार्टिकल कंसेप्ट रहता है। इसलिए आपका ये जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, इसको प्लस माइनस क्यू याद रखा करो, V क्रॉस B, ताकि जैसा चार्ज है उसको प्रॉपर साइन दो। अगर ये V क्रॉस B K कैप है और आगे माइनस साइन का कोई चार्ज है तो ये माइनस K कैप बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर PD अल्फा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ प्लस से प्लस ही रहेगा। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं होनी, दिमाग में से नोट रखना। ओके बच्चों, एक दर्जन कर लेते पूरा। पार्टिकल ऑफ मास 1.6, ठीक है, मास है, ये चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, बाद में लेंगे। कूलम्ब फोर्स एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला शोन, जैसे बोला शोन आ गए यहाँ पर, पॉजिटिव पार्टिकल है। अब बच्चों यहाँ पे स्टाइल एक स्मार्टनेस दोनों बात कह दो एक साथ। आपको टाइम सेव करना है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन का बेस याद कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, उसमें बच्चा गलती करता है डायरेक्शन रूल अप्लाई करने में। तो आप इलेक्ट्रॉन का याद करो, अंदर वाले फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी एंटर करे, अंदर मतलब क्रॉस फील्ड, तो हमेशा अपनी डायरेक्शन के राइट साइड घूमता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मैं घुमाऊंगा ऐसे, लेकिन ये कौन है पॉजिटिव, तो ये घूमेगा ऐसे, इसलिए निकल गया, यानी क्वेश्चन फ्रेमिंग सही है। अब आपसे पूछा है क्या, द डिस्टेंस पी क्यू विल बी, चलिए बनाते हैं। ये निकला तो यहाँ पे इसकी रेडियस के हिसाब से सेंटर देखें, ये सेंटर, बस अब पेन चलता जाएगा, थॉट तो हो चुका है। ये एंगल 45, तो ये 45, ये 45, रेडियस बराबर, तो ये 45, क्योंकि रेडियस बराबर होती है 45। इसको मान लेते आर। ये मिड पॉइंट के हिसाब से जो डिस्टेंस ओपी निकालनी है, क्या है पी क्यू निकालनी है, तो उसकी आधी हो गई, तो आर का इसमें कंपोनेंट हो गया पी क्यू बाई 2 इज इक्वल टू आर कॉस 45। तो पी क्यू हो गया मेरा 2r cos 45। r क्या होता है, ट्रांसवर्स फील्ड में mv अपॉन qb, 2 mv अपॉन qb, और cos 45 क्या होता है 1/√2, ये √2 से √2। अब आराम सॉल्व कर लो, जो भी आता है। √2 m है, v है, e है और b है। v दे रखा है, फील्ड दे रखा है, m दे रखा है, v दे रखा है, चार्ज दे रखा, सब दे रखा है। सॉल्व कर लो, जो भी आता है पक्का वही होगा, दे रखा जो वही मान लेते हैं आंसर। टाइम क्यों लगाएं, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो आज 12 क्वेश्चन हो गए, खेल चल रहा था मालूम नहीं पड़ा, एक दर्जन हो गए, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि टाइम तो ट्रेन नहीं हो रहा, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसमें एंजॉय कर रहे होंगे। कल एक दूसरा खेल खेलेंगे EMI का, वो भी है DD खेल, डायग्राम डायरेक्शन का। आज सेशन को विराम देते हैं और देखते हैं आज का गुरु मंत्र क्या रखें। बच्चों हमेशा कहते हैं फाइटिंग नेचर रखना चाहिए, फाइटर हमेशा जीतता है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ इस अंदाज में, एक होता है डू और डाई, नॉर्मल कंसेप्ट, एक होता है डू बिफोर यू डाई, ये कहता है ब्रेव कंसेप्ट। एक इससे ऊपर होता है डोंट डाई अंटिल यू डू इट, दैट इज विनिंग कंसेप्ट। तो आज से लेके चलो, हम जीतने के लिए बने हैं, इसलिए हम क्वेश्चन से लड़ेंगे और जीत के ही दम लेंगे। ऑल द बेस्ट।